नमस्कार। आज हम लोग हिंदी में रिपोर्ताज विधा एक परिचय इस विषय पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को गद्यकाल या गद्ययुग कहा गया है। इसका कारण ये है कि आधुनिक काल से पहले तक गद्य से लगभग अछूते से रहे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल में अनेक गद्य रूपों में भी विकास संभव हो सका। गद्य की अनेक विधाओं का सूत्रपात आधुनिक काल के पहले चरण भारतीय युग में ही हो गया था, परंतु कई ऐसी विधाएं हैं जिनका चलन हिंदी में काफ़ी आगे चलकर हुआ। रिपोर्ताज भी एक ऐसी ही विधा है। विशेष बात यह है कि रिपोर्ताज हिंदी में ही देर से अस्तित्व में नहीं आया, अपितु विश्व साहित्य में ही उसका प्रवेश देर से हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से इस विधा की शुरुआत मानी जाती है और उसके कुछ समय पश्चात ही हिंदी में भी रिपोर्ताज लेखन आरंभ हो गया। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो रिपोर्ताज शब्द रिपोर्ट से कहीं ना कहीं संबंधित नज़र आता है। शब्द की प्रकृति के हिसाब से भी देखा जाए तो इसका प्रमुख संबंध रिपोर्ट से ही है। रिपोर्ट इसका केंद्रीय तत्व है, लेकिन केवल रिपोर्ट रिपोर्ताज नहीं हो सकती। रिपोर्ट का संबंध खबर से अधिक है और रिपोर्ताज का साहित्य से, इसलिए उसमें साहित्यिक संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। इस तरह से पत्रकारिता और साहित्य दोनों का मिला जुला स्वरूप रिपोर्ताज कहा जा सकता है। किसी विशेष घटना या परिस्थिति का आंखों देखा विवरण इसमें साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसमें पत्रकारिता के साथ साथ यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, कथा, निबंध आदि के तत्व भी बीच बीच में समाहित हो जाते हैं। रिपोर्ताज लेखक के मनोभावों, संवेदनों और सरोकारों की अभिव्यक्ति भी इसमें परोक्षता हो जाती है। इस तरह भाषिक दृष्टि से रिपोर्ट से संबंध होते हुए भी रिपोर्ताज अपने स्वरूप में उससे भिन्न होता है। ऐसे रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया है, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है तथा इसकी गणना नव्यतम साहित्य रूपों के अंतर्गत की जाती है। जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृत्तंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्ताज कहते हैं। रिपोर्ट से ये इस अर्थ में भिन्न है कि उसमें जहाँ कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है तथा तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है, वहाँ रिपोर्ताज में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त किया जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासले, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी है। उनके अनुसार वह पाश्चात्य विधा है। हिंदी में उसे प्रसंग चित्र नाम दिया गया है। वह किसी देखी हुई घटना की रिपोर्ट है, किंतु लालित्यपूर्ण रिपोर्ट है। उसमें किसी घटना, युद्ध, भूचाल आदि का मनोरंजक विवरण रहता है। उसमें लेखक का निजी व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही प्रधान रहता है और साथ ही उसमें व्यंग्य का पुट रहता है। लेखक अपनी प्रतिभा और कल्पना से घटना में जीवंतता उत्पन्न करता है, मानव मन उद्घाटित करता है। वह ऐसे क्षणों का वर्णन करता है जिनका उसके मन पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ताज को ही स्पष्ट करने के लिए, उसकी परिभाषा को पूर्णता देने के लिए डॉक्टर हरिशंकर दुबे की एक परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक में वे लिखते हैं, जो अभूतपूर्व घट रहा है, लेखक उसका गवाह ही नहीं, स्वयं उसमें से गुजर रहा है। उसकी यथाशक्ति और प्रामाणिक अभिव्यक्ति रिपोर्ताज है। बाढ़
भुखमरी, युद्ध और इनसे उत्पन्न यातना मनुष्य की नियति और उसे सहते रहने की भीतरी त्रासदी रिपोर्ताज का कथ्य है। इस विधा की शुरुआत पहल यूरोप में हुई मानी जाती है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में भी इस विधा को आने में बहुत देर नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इस विधा का लेखन शुरू हुआ और हिंदी में भी लगभग उसी समय के आसपास रिपोर्ताज लिखे जाने लगे। हिंदी में पहला रिपोर्ताज और उसका लेखक कौन है, इसको लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित जनवरी 1870 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित दिल्ली दरबार दर्पण से इसकी शुरुआत मानते हैं, तो कुछ चंडी प्रसाद सिंह के युवराज की यात्रा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बुढ़वा मंगल और माधव प्रसाद मिश्र के पिंजरा पोल के नाम इस संदर्भ में लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के रजत जयंती समारोह जो कि 1927 में हुआ था के संदर्भ में लिखे गए एक महान महोत्सव में रिपोर्ताज को भी कुछ लोग पहला रिपोर्ताज बताते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है, इस रचना विधा का प्रादुर्भाव सन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया तथा लिया रेंग ने रिपोर्ताज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी रिपोर्ताज के उद्भव के विषय में भले विद्वानों में मतभेद हो, पर इसमें कोई दिमत नहीं कि आज रिपोर्ताज हिंदी साहित्य की एक स्थापित विधा है, जिसको समृद्ध करने में अनेक रचनाकारों ने अपना योगदान दिया है। यद्यपि सिर्फ रिपोर्ताज विधा को ही अपनाकर साहित्य जगत में अपना नाम कमाने वाले, या यूं कहें कि मात्र रिपोर्ताजकार के रूप में ही अपनी पहचान रखने वाले किसी लेखक का नाम तो बताना मुश्किल होगा, परंतु कई ऐसे बड़े रचनाकार हिंदी में अवश्य हुए हैं जिनकी पहचान भले ही कवि या कथाकार या अन्य किसी विधा लेखक के रूप में हो, परंतु उन्होंने एक रिपोर्ताज लेखक के रूप में भी अपनी अमिट छाप साहित्य में छोड़ी है। धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा जैसे कितने ही बड़े नाम हैं जो अपने रिपोर्ताज लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा को सशक्त और समृद्ध करने में साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का बड़ा योगदान रहा है। विशाल भारत, हंस, धर्मयुग, विश्वमित्र, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका आदि बड़ी पत्रिकाओं ने सतत और अच्छे रिपोर्ताज छापकर इस विधा को हिंदी में बढ़ावा दिया। स्वाधीनता के पहले हंस और विशाल भारत जैसी पत्रिकाओं ने रिपोर्ताज संबंधी नियमित स्तंभ छापकर रिपोर्ताज लेखन के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के रिपोर्ताजों से संबंधित 1946 में छपी पुस्तक तूफान के बीच को हिंदी का पहला पुस्तकाकार रिपोर्ताज संग्रह माना जाता है। बंगाल का अकाल, भारत बांग्लादेश युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध आदि पर कई अच्छे लेखकों ने रिपोर्ताज लिखे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय,
उपेंद्र नाथ अस्क, भगवत शरण उपाध्याय, रामकुमार, लक्ष्मी चंद जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अक्षय कुमार जैन, प्रभाकर माचवे और श्रीकांत वर्मा आदि ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी और बाद में भी रिपोर्टाज लिखे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के क्षण बोले कण मुस्काए संग्रह में मस्जिद की मीनारें बोलीं, रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाल किले की ऊंची दीवार से लोहे के स्टैच्यू बोल उठे, कुंभ महान और कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में रिपोर्टाज महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंद्र गुप्त के अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, अमृत राय के लाल धरती, भगवत शरण उपाध्याय के इतिहास के पन्नों पर संग्रहों में भी कुछ रिपोर्टाज संग्रहित हैं। रामकुमार के यूरोप का स्केच, रामनारायण उपाध्याय के संग्रह गरीब और अमीर पुस्तकें संग्रहों में भी कुछ अच्छे रिपोर्टाज देखने को मिल जाते हैं। लक्ष्मी चंद जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अक्षय कुमार जैन, प्रभाकर माचवे तथा श्रीकांत वर्मा ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिनमें से कुछ रिपोर्टाज के रूप में हैं। हिंदी रिपोर्टाज लेखकों में एक बड़ा नाम कवि, कथाकार तथा धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती का है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय युद्ध के मोर्चे पर जाकर उन्होंने धर्मयुग पत्रिका के लिए जो रिपोर्टाज लिखे, उन्होंने उन्हें विशेष ख्याति दिलाई। ये रिपोर्टाज बड़े रोमांचकारी अनुभवों से पाठकों का साक्षात्कार कराते हैं। भारती जी के कुछ रिपोर्टाज चीन से भी संबंधित हैं। 1978 में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ की गई चीन यात्रा के अनुभवों के आधार पर ये लिखे गए हैं। उनके ये रिपोर्टाज भी धर्मयुग में ही प्रकाशित हुए। हिंदी में रिपोर्टाज विधा को प्रतिष्ठा दिलाने में भारती जी का योगदान बहुत अहम है। हिंदी रिपोर्टाजकारों में एक बहुत बड़ा नाम विशिष्ट शैली के कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का है। जैसा उनका कथा लेखन विशिष्ट है, वैसी ही विशिष्टता उनके रिपोर्टाजों की भी रेखांकित की गई है। मानवीय संवेदना और करुणा का अजस्र प्रवाह उनके यहाँ देखने को मिलता है। रेणु जी अपने लेखन के आदि से अंत तक रिपोर्टाज लेखन में सक्रिय रहे। साप्ताहिक विश्वमित्र में 1945 में प्रकाशित विदापत नाच तथा साप्ताहिक जनता में 1947 में प्रकाशित डायन कोसी, इसके साथ ही 1948 में प्रकाशित हड्डियों का पुल आदि उनके प्रारंभिक रिपोर्टाज हैं। तो पटना की जल प्रलय पर 1975 में छपा रिपोर्टाज अंतिम दौर में भी उनकी रिपोर्टाज लेखन के क्षेत्र में सक्रियता को प्रमाणित करता है। इस तरह अपने समूचे लेखन काल में निरंतर रिपोर्टाज लेखन में सक्रिय रहे रेणु के रिपोर्टाज उनकी पुस्तकों ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा तथा वन तुलसी की गंध इनमें विशेष रूप से संकलित हैं। ऋण जल धन जल में जहां बिहार में 1966 में पड़े सूखे तथा 1975 में पटना में आई बाढ़ की विभीषिका का यथातथ्य किंतु संवेदनपरक चित्रण पूरी सजीवता के साथ किया गया है, तो वहीं नेपाली क्रांति कथा में नेपाल की राणाशाही के विरुद्ध प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए 1950 में हुई जन क्रांति का रोमांचकारी विवरण प्रस्तुत किया गया है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम पर कई लेखकों ने रिपोर्टाज लिखे। रेणु उनमें भी एक नाम है। श्रुत अश्रुत अपूर्व उनका जहां बांग्लादेश युद्ध से संबंधित रिपोर्टाज है, तो युद्ध की डायरी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर। ऋणजल धनजल के बारे में चंद्रशेखर कर्ण की ये टिप्पणी द्रष्टव्य है, जो
फणीश्वर नाथ रेणु उर्फ मृदंगीय का मर्म में लिखी गई है। उनके ऋणजल धनजल में मनुष्य की त्रासदी का इतना मार्मिक, व्यंजक और आवर्जक चित्रण हुआ है, जिसमें उनकी मानवीय संवेदनशीलता, गहरी अंतर्दृष्टि, व्यंग्य कटाक्ष, करुणा का इस तरह अंतर्योजन हुआ है जो एक साथ ही उनके रचनाकार को महत ऊंचाई सौंप देता है। बाढ़ और सूखा, अकाल की विभीषिका को वे एक पर्यवेक्षक मात्र की हैसियत से नहीं, उसके सहभोक्ता और सहभागी की तरह झेलते हैं। वातावरण की सजीवता, अपूर्व करुणा और मानवीय संवेदनशीलता, व्यंग्यमयता, रोचकता, लोकनिष्ठता, अपने अंचल के प्रति लगाव तथा भाषागत वैशिष्ट्य रेणु के रिपोर्टाज लेखन की अन्यतम विशेषताएं हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे व्यंग्य के लिए अवकाश निकाल लेते हैं। यथा मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। एक और उदाहरण देखें, आपने दाढ़ी रख ली इसलिए बाढ़ आ गई, कटा लीजिए पानी घट जाएगा। रेणु की भाषा की भी अपनी एक अलग ही विशेषता है। वे ध्वनि चित्रमयी शैली के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। वे वर्णन नहीं करते, चित्रण करते हैं और स्थितियों को ही नहीं, ध्वनियों तक को मूर्त करने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर कर्ण ने उनके बारे में ठीक ही कहा है, रेणु के रिपोर्टाज अप्रतिम हैं। उनके रिपोर्टाजों में अनुभव ही खबर बन आ जाता है। अपने अनुभवों को वे बृहत्तर देश काल में रख कर प्रस्तुत करते हैं। इसके पीछे उनके मन के भीतर बैठा वह सहृदय उदात्त मानव है जो उन्हें बेहतर जीवन संदर्भों से संपृक्त कर देता है। वे घटना, स्थिति तथा मानवीय संवेदना को अपनी अतल स्पर्शी दृष्टि से देखते हैं, उनमें नया अर्थ पैदा करते हैं। रेणु के रिपोर्टाजों में ये गुणवत्ता उनके जनता से लगाव और प्रेम से आई है। रेणु के रिपोर्टाज सम्मोहित करते हैं। आशा, निराशा, निर्विकार भाव मन को गहरे तक छूते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु अर्थात मृदंगीय का मर्म पुस्तक में ये टिप्पणी चंद्रशेखर कर्ण ने की है। दिनमान पत्रिका के संपादक रहे रघुवीर सहाय एक अन्य चर्चित रिपोर्टाजकार हैं। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे उनका महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें उनके रिपोर्टाज संकलित हैं। इसमें कुछ अन्य चर्चित रिपोर्टाजों के साथ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से संबंधित उनका मुक्ति फौज और ढाका रिपोर्टाज भी संग्रहित है। पेशे से पत्रकार रघुवीर सहाय मूलतः कवि हैं और उनकी कविताओं में रिपोर्टाज का तथा रिपोर्टाजों में काव्यात्मक संवेदना का संश्लेषण होता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। उनके रिपोर्टाजों में उनका समकाल अपनी विडंबना और विसंगतियों के साथ समुपस्थित है। आधी रात से सुबह तक लक्ष्मी नारायण लाल का रिपोर्टाज संग्रह है जो 1977 में प्रकाशित हुआ। इसमें आपातकाल के समय लिखे गए उनके रिपोर्टाज संकलित हैं। निर्मल वर्मा अपने में अलग ढंग के कथा लेखक हैं। उन्होंने कई यात्रा संस्मरण लिखे हैं जो उनके चीड़ों पर चांदनी तथा हर बारिश में संग्रहों में संग्रहित हैं। इन यात्रा संस्मरणों में ही उनके कुछ रिपोर्टाज भी सम्मिलित हैं। धुंध से उठती धुन नामक पुस्तक में उनके दो बड़े महत्वपूर्ण रिपोर्टाज सुलगती टहनी एवं सिंगरौली जहाँ से कोई वापसी नहीं संकलित किए गए हैं। कथा लेखन की ही भांति रिपोर्टाज लेखन में भी उनका वैशिष्ट्य झलकता है। चीड़ों पर चांदनी तथा हर बारिश में संकलनों में संकलित रिपोर्टाजों के बारे में निर्मल वर्मा ने स्वयं लिखा है, अपने दूसरे यूरोप प्रवास के दौरान मुझे संयोगवश कुछ ऐसे शहरों में रहना पड़ा जहां अपनी आँखों से मुझे इतिहास को किताबों में नहीं, गली सड़कों पर लोगों के चेहरों पर देखना पड़ा। निर्मल वर्मा की अनूठी शैली और संवेदना की झलक
प्रयाग में हुए 1976 के कुंभ मेले पर लिखे गए सुलगती टहनी के इस उद्धरण में देखी जा सकती है। वे लिखते हैं, एक अंश देखें उसका। महान पर्व की घड़ी, मोमबत्ती सा जलता सूरज, जनवरी की सफ़ेद धुंध पर पिघलता हुआ, अनेक प्रार्थनाओं से जुड़ा शोर जो शोर नहीं है, न आवाज़ है न कोलाहल, सिर्फ मनुष्य का अपनी आत्मा से एकालाप, जिसे सिर्फ बहता पानी सुन सकता है। ये पानी इन आवाज़ों को अपनी धड़कन में पिरोता हुआ किस विराट मौन सागर में लय हो जाएगा, कोई नहीं जानता। दोनों धाराओं के बीच एक एक काली रेखा दिखाई देती है। मैं समझता हूँ ये कोई दीवार है, संगम के बीच हिलती घुलती बदलती लाइन। लोग आते हैं, लाइन में डुबकी लगाते हैं और फिर अपनी जगह दूसरों को दे देते हैं, और वह नरसेतु ज्यों का त्यों कायम रहता है, हर क्षण बदलता हुआ किंतु अपनी संपूर्णता में स्थिर और गतिशील। मणिमधुकर के पिछला पहाड़, सूखे सरोवर का भूगोल, शिवसागर मिश्र का वे लड़ेंगे 1000 साल, मदन मोहन जोशी के पटिया परिकथा, विवेकी राय के जुलूस रुका है आदि संग्रह भी रिपोर्टाज लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त ललित शुक्ल, भीमसेन त्यागी, सत्यनारायण, बलराम, श्रीराम परिहार, मुद्रा राक्षस, गौरी शंकर राजहंस, शरद जोशी, विजय मोहन तिवारी, सूर्यकांत द्विवेदी आदि के नाम भी लिए जा सकते हैं, जिनके रिपोर्टाज समय समय पर साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, सारिका, नया ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज एक विधा के रूप में स्थापित तो हुआ है और कई बड़े लेखकों ने इसमें हाथ आजमाकर इसे प्रतिष्ठा भी दी है, तथापि इसके लेखन में बहुत गति नहीं आ पाई है। पत्रिकाएं तो हिंदी में खूब प्रकाशित हो रही हैं, पर वैसे नियमित उनमें रिपोर्टाज आज नहीं प्रकाशित हो पा रहे हैं, जैसे हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। रिपोर्टाज के विकास का पत्र पत्रिकाओं से बहुत गहरा संबंध है। घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर तात्कालिक लेखन पत्र पत्रिकाओं में ही हो सकता है, इसलिए उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। इस तरह से हम देखें तो रिपोर्टाज हिंदी में एक नई विधा है और इसकी शुरुआत अन्य विधाओं के मुकाबले काफ़ी देर से हुई। फिर भी कई रिपोर्टाजकार ऐसे हुए, कई पत्रिकाएं ऐसी हुईं जिन्होंने कि हिंदी में रिपोर्टाजों को बढ़ावा दिया। कई महत्वपूर्ण घटनाएं देश में घटीं, जैसे भारत चीन युद्ध हुआ या भोपाल गैस त्रासदी हुई, और भी कई घटनाएं जिन पर उस तरह से रिपोर्टाज देखने में नहीं आए, जैसे कि भारत बांग्लादेश युद्ध के समय देखने में आए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिपोर्टाज लेखन हिंदी में कुछ मंद हुआ है, लेकिन फिर भी लिखने वाले अभी भी लिख रहे हैं, नए लेखक आ रहे हैं और ये विधा निरंतर उन्नतशील है और इसका भविष्य भी अन्य नई विधाओं की तरह हिंदी में उज्ज्वल है। धन्यवाद।